देखो ध्यान से, हमने पढ़ाए थे आपको मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को मैंने बोला था डेल्टा एम से लिखते हैं अपन, और ये होता है कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास, बराबर। ऐसा ही बताया था ना, कैलकुलेटेड मास और एक्चुअल मास के जो डिफरेंस है उसे मास डिफेक्ट कहते हैं। ज़्यादातर केस में इसकी यूनिट होती है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एक टर्म होता है उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, अगर इस बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात किया जाए तो किसी भी एलिमेंट या एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी देना पड़ता है उसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो उतनी एनर्जी देना पड़ेगा जितनी एनर्जी से वो जुड़ा हुआ है, और कितनी एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से जुड़ा हुआ है। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी का वो होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम मतलब मास डिफेक्ट। जब इसे कैलकुलेट करते, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का डेटा रख करके डेल्टा एम को रख करके, तो डेल्टा एम जो कैलकुलेट करते हैं वो ज़्यादातर केस में एएमयू में आता है, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि सभी जो चीज़ें रहती है एएमयू में रहता है। तो डेल्टा एम एएमयू में आता है, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट वो मीटर पर सेकेंड में है। पूरे यूनिट कन्वर्जन वगैरह करने के बाद इस फॉर्मूला को 931.5 डेल्टा एम भी लिख सकते हैं। 931.5 इंटू डेल्टा एम, जिसमें 931.5 न्यूमेरिकल डेटा है और डेल्टा एम जो है वो मास डिफेक्ट है। डेल्टा एम को एएमयू में रखना है और 931.5 से मल्टीप्लाई करना है। इससे जो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जानते ही आप, ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी। एक टर्म होता है उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आप समझो किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और पर न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन होंगे उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहने का मतलब हुआ बाइंडिंग एनर्जी बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी, नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब क्या, मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी में अगर मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसे कि मान लीजिए एक कैलकुलेशन करता हूं मैं, बोला कि हीलियम का सभी कुछ कैलकुलेट करो, तो हीलियम का मैं डेल्टा एम कैलकुलेट करता हूँ। तो डेल्टा एम लिखूँगा कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास। तो कैलकुलेटेड मास ये 2He4 है, तो कैलकुलेटेड मास मैंने 2 प्रोटॉन है तो 2 टाइम्स ऑफ 1.0076 प्लस 2 न्यूट्रॉन है 2 टाइम्स ऑफ 1.008 माइनस एक्चुअल मास जो है 4 है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 76 और 8 0156 माइनस 4। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4.156 0312 माइनस 4, ये हो गया 0.0312 एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया डेल्टा एम। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है हीलियम का, तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम जो है, या तो आप अगर आप ये 931 यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करिए। 1 AMU मतलब 1 पॉइंट कितना 67 10⁻⁻27। तो वो रख दीजिए साथ में मल्टीप्लाई करके, और फिर सी का स्पीड 3 × 10⁸ रखिए, तो फिर जो यूनिट आएगी वो जूल में आ जाएगी। लेकिन अगर 931 यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और ज़्यादातर केस में एटॉमिक में जो यूनिट यूज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज़ होती है। तो इसलिए सवाल ऑप्शन में भी यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में रहेगा मोस्टली। कभी कभी यूनिट कन्वर्जन का यूज़ करेगा वो लोग। डेल्टा एम की जगह हम रखेंगे 0.0312 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, तो यहीं छोड़ देता हूँ। और इसके बाद दूसरा टर्म है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पर न्यूक्लियन कहने का मतलब हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर। तो मास नंबर कितने हैं उसके हीलियम के, तो 4 है। तो ये जो टर्म आएंगे 0.0312 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय नंबर 4। इसको सॉल्व करके जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ऐसे ही अलग अलग एटम का, अलग अलग न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास डिफेक्ट पूछा जाएगा। एक टर्म होता है उसे कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, सॉरी क्वालिटी फैक्टर तो नहीं बोलेंगे, क्यू वैल्यू बोलेंगे यहाँ पर उसे। क्वालिटी फैक्टर तो एसी में आएगा, उसे बोलते हैं क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू अब ये क्या होता है, तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मान लो कि 1H1 प्लस 1H3 मिला तो हीलियम बन गया 2He4, बराबर। तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे टाइप का हो सकता है। तो एक साइड जो लेफ्ट साइड में होता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में होता है क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कुछ एटम यूज होंगे, प्रोडक्ट में कुछ एटम मिलेंगे। तो प्रोडक्ट में जो एटम मिलेंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी निकल सकती है, और रिएक्टेंट में कुछ एटम होंगे उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी निकल सकती है। तो लेफ्ट साइड का एनर्जी और राइट साइड का एनर्जी का जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू का कैलकुलेशन जब करना होगा तो क्यू वैल्यू इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, ध्यान रहे थोड़ा उल्टा यूज करते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ज़्यादातर केस में हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालते हैं। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आपने पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में। एक रिएक्शन दूसरी तरफ होता है तो ऐसे करके जाता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है जिसको आप डेल्टा एच इंथैल्पी भी कहते हैं, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होते हैं। लेकिन रिएक्टेंट माइनस जो प्रोडक्ट है उसे क्या कहा जाएगा, क्यू वैल्यू कहा जाता है। मतलब क्यू वैल्यू जो है वो इंथैल्पी डेल्टा एच का अपोजिट है कुल मिला करके, अपोजिट टू डेल्टा एच। मतलब आप इसे इंथैल्पी के हिसाब से बात करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब होता है प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, और जो क्यू वैल्यू होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी। तो अपन ये रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी, इस बात को अगर लिखना भी हो तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, डेल्टा एम ऑफ रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर माइनस डेल्टा एम ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। इसी को हम लोग डेल्टा एम ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एम ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, या इसी को हम लोग डेल्टा एम ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एम ऑफ प्रोडक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी क्यू वैल्यू के रूप में यूज होगा। अब आप खुद ही देखो, कोई भी रिएक्शन तब होते हैं जब वो एक्सोथर्मिक होता है कि इंडोथर्मिक, खुद से जो हो जाए स्पॉन्टेनियस। जो रिएक्शन खुद से हो जाए उसे स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, और जो रिएक्शन कराना पड़े उसे क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा होता है, वो जो खुद से हो जाए, और खुद से वही होगा जिसका, बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, मतलब वो खुद से होगा जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, बराबर। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब, ज़्यादा स्टेबल कहने का मतलब एनर्जी कम या एनर्जी ज़्यादा, कम ना। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी या रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उस केस में जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, बराबर। डेल्टा एच जिसे अपन इंथैल्पी कहते हैं, ये होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जो रिएक्शंस होंगे दो प्रकार के, एक होंगे स्पॉन्टेनियस, एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो जाए, सेल्फ हो जाए, जिसको कराना ना पड़े, ठीक है, खुद से हो जाए। तो सेल्फ हो जाए तो ये तब होगा जिसमें डेल्टा एच क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। मतलब कैसा, इंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्यू वैल्यू पॉजिटिव। मतलब आपको ये पूछा जाएगा थ्योरेटिकली, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्यू वैल्यू नहीं समझ रहा है, डेल्टा एच का मतलब होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस, और क्यू वैल्यू मैंने बोला उसका उल्टा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस। इसलिए क्यू वैल्यू के सामने माइनस लगा दिया मैंने डेल्टा एच में। डेल्टा एच का नेगेटिव वैल्यू क्यू वैल्यू हो जाएगी, और क्यू वैल्यू का नेगेटिव वैल्यू जो है वो डेल्टा एच हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जिसके प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे। कोई भी चीज़ की स्टेबिलिटी ज़्यादा कहने का मतलब उसकी एनर्जी कम या ज़्यादा, कम एनर्जी, कम एनर्जी अगर कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो पता है अपन सबको। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, उस वक्त रिएक्शंस खुद ही, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हुआ, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब रिएक्टेंट कम स्टेबल है। और हर चीज़ कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल की तरफ खुद ही जाना चाहता है, मतलब उसको हमको कराने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। हम सब कुछ अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही होता है, तो ये पूरा प्रोसेस खुद ही हो जाएगा, हमको कराना नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होंगे जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होंगी। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्यू वैल्यू पॉजिटिव। क्यू वैल्यू पॉजिटिव कहने का मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट का क्या होगा, ज़्यादा, रिएक्टेंट का उल्टा बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट का ज़्यादा, क्योंकि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस है। तो रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट का कम होगा, तो उस केस में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। दूसरा पार्ट है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन होंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, बताइए। इसका उल्टा, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो क्यू वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर क्यू वैल्यू कैलकुलेट करके नेगेटिव आया, इसका मतलब वो रिएक्शन नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हो सकता, उसे हमको कराना पड़ेगा। ऐसे रिएक्शन कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक के एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी का मैंने बताया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेसिस पे ही तय होता है कि कौन सा आइटम ज़्यादा स्टेबल है या कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल। एटम नहीं, न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट किया गया और उसका ग्राफ बनाया गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जब ग्राफ बनाया गया कैलकुलेट करके एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में, तो पता चला, बना दो, ऐसा कुछ ग्राफ बना। मतलब ये मैंने ऐसे बनाया, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्टली ये लाइन ऐसे कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा 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 टाइप का जिगजैग रहता है, ठीक है। तो कभी बुक्स आप देखेंगे तो आपको जिगजैग मिलेगा, बट ऐसा है कि नॉर्मली वो बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, फिर वापस कम होना चालू होगा। ये जो मैक्सिमम आया वो मैक्सिमम डेटा है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आयरन का है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट पड़े हुए हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना, 26, ठीक है। आयरन मास नंबर 56 होता है ना मास नंबर, हाँ कि नहीं, हाँ। तो जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, उस सब में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो कौन है, ऐसा नहीं है, एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो बात बता रहा है वो एलिमेंट का नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल न्यूक्लियस आयरन का है, ठीक है। मतलब जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट हो सकता है आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ और हो जाए, एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट पड़ रहते हैं, उस सभी एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियस जो है वो आयरन का होता है। तो सभी कोई आयरन होना चाहता है, सबको क्या होना चाहता है, आयरन होना चाहता है। यहीं पर प्रोसेस होता है स्टार्ट न्यूक्लियर फिजन का, न्यूक्लियर फ्यूजन का। अब सोचो ध्यान से, मुझे ये बताओ कि कोई भी लोग अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, अब बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे पास में जो लोग हैं उसके जैसा, पास में जो अच्छे लोग हैं उसके जैसा होना चाहता है, या फिर दुनिया में जो सबसे अच्छे हैं उसके जैसा होना चाहता है, हाँ, पास में जो अच्छे लोग हैं उसके जैसा होना चाहता है। ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। दुनिया में जो सबसे अच्छे लोग हैं उसके जैसे होने के लिए तो फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है ना लोग, ठीक है। जैसे कोई इंसान अमीर है तो पहले चाहेगा कि हम मोहल्ले में अमीर हो, बराबर, फिर मोहल्ला में हो जाए तो चाहेगा हमारे शहर में हम सबसे ज़्यादा अमीर हो, फिर राज्य में, फिर देश में, फिर दुनिया की बात आएगी ना। अरे एकदम रात को सोया 3 बजे के टाइम में सपना आया, हाँ मैं यूनिवर्स का सबसे अमीर इंसान, ऐसा तो होगा नहीं ना प्रैक्टिकली तो कोई भी इंसान स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। तो एलिमेंट के साथ भी वैसा ही होता है, हर कोई एलिमेंट अपने से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में जाना चाहता है। तो जो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में जाना चाहता है तो इधर के जो भी एलिमेंट है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब भी स्टेबल एलिमेंट है। ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ रही, ये सब भी कैसा एलिमेंट है, स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। बट उससे भी ज़्यादा कोई और स्टेबल एलिमेंट है, तो वो चाहता है कि अपने आप को क्या कर ले, बड़ा बना ले, ठीक है। तो यहाँ छोटे लोग मिलके बड़े हो जाते हैं, बराबर, क्या 2 छोटे मिलके क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, समझ रहे हैं, बड़े वाले। तो हाइड्रोजन अपने आप को कन्वर्ट करता है हीलियम में, फिर हीलियम अपने आप को और आगे एलिमेंट में कन्वर्ट करना चाहेगा। ये प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन, फ्यूज हो जाना, और ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन है। और न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शंस होता है वो एक प्रकार से समझो, ये सब तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। 10th क्लास में एक लेसन था एनर्जी, था ना, फिजिक्स में नहीं था, अभी कैसी बातें कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह होगा उसमें, रेडियो एक्टिविटी नहीं था, नहीं था,
हाँ, आपको याद नहीं होगा अलग बात है, छोटा सा, हाँ छोटा सा ही था, ज़्यादा बात नहीं था। तो यहाँ का जो एलिमेंट होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ही दूसरा आइसोटोप्स वगैरह जो है, वो सब मिल करके अपने आप को हीलियम में कन्वर्ट करना चाहता है, हीलियम उससे आगे बढ़ना चाहता है, और ये प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज कर जाना। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन स्टेबल एलिमेंट नहीं है, हाइड्रोजन स्टेबल एलिमेंट है, जो मोहल्ले में अमीर है वो भी अमीर है, बराबर, लेकिन वो चाह रहा है कि हम शहर में अमीर बने। ठीक है, तो उसकी कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, तो ऐसा समझो कि आप, ये भी अपने आप में स्टेबल है, बट और ज़्यादा स्टेबल होने के लिए फ्यूज करता है। तो दो छोटे एलिमेंट, दो स्मॉल एलिमेंट जब आपस में मिल करके फ्यूज करके अपनी न्यूक्लियस को बड़ा बनाता हो, हेवी एलिमेंट में कन्वर्ट करता हो, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर फ्यूजन के टर्म में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये पहले ही अपने आप में स्टेबल है, हाइड्रोजन और हीलियम अपने आप में स्टेबल एलिमेंट है, तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सिचुएशंस में जो है फ्यूज नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है, आपस में मिल जाए और ये बड़ा बनते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको कराना पड़ेगा। दोनों अपने आप में क्या है, स्टेबल। जैसे स्टेबिलिटी आती है तो साथ में आता है ईगो। क्या आता है, ईगो। तो हाइड्रोजन का भी अपना ईगो है और हीलियम का भी अपना ईगो है। नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होगा, कोई दो तमाचे लगाए कान में तो दोनों फट से पास में आ जाएंगे, तो फिर बाहर से एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो ये इसलिए ये नॉर्मली नहीं होता, और इसको होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आइडियली, प्रैक्टिकली जो है ये जो रिएक्शंस है वो सन पे होता है, क्योंकि सन पे उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके वजह से कि ये फ्यूज हो जाए। ठीक है, अर्थ के कोर में भी हो सकता है, मतलब टेम्परेचर उतनी ज़्यादा है अर्थ के कोर में, जहाँ पर भी अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम को ले जाएं तो वहाँ पर भी ये रिएक्शंस हो सकते हैं, बट होते नहीं है, क्योंकि अर्थ के कोर में हाइड्रोजन भी नहीं है और हीलियम वगैरह भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ ये रिएक्शंस होते नहीं है। क्योंकि अगर अर्थ के कोर में हो गया तो अर्थ ही फट जाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी आएगी और कंटिन्यूस वो होता रहेगा तो अर्थ फट जाएंगे। तो इस प्रोसेस में बहुत एनर्जी निकलती है। मतलब आप समझो कि ओवरऑल रिएक्शन को देखेंगे फ्यूजन को, तो वो एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बट शुरुआत में रिएक्शंस एंडोथर्मिक है, मतलब उसको कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और टोटल ओवरऑल फिर फाइनल रिएक्शन देखेंगे तो हमने जितनी एनर्जी दी है इन्वेस्टमेंट के रूप में, मान लो 10 रुपये लगाए तो उधर से मिलेगा हमको 1000 रुपये, तो फाइनली रुपये बाहर आया, मतलब फाइनली एनर्जी बाहर आया। तो ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बट इनिशियल स्टेप उसका एंडोथर्मिक है। इसी तरीके से इस साइड का जो एलिमेंट होते हैं, इधर के जो एलिमेंट होते हैं उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था कि एटॉमिक नंबर 82 के बाद, 82 जो है लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, उसके बाद का जो सभी न्यूक्लियस होते हैं वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये सब अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसे छोटा बनना पड़ेगा। छोटा बनना मतलब टूटना पड़ेगा। जैसे कि मान लो 82 है तो 82 अपने आप को 26, 27, 70 ऐसे में कन्वर्ट करना चाहेगा, या 90 वाला है तो 90 अपने आप को 70 के नीचे 75 वगैरह 65 ये सब एटम में पहुंचना चाहेगा। तो इसको करना, क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ब्रेक करना पड़ेगा, और जो ब्रेक करने का प्रोसेस है उसे कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, तो ये साइड का रिएक्शन जो एलिमेंट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, और ये वाला फ्यूजन करता है। फ्यूजन का मतलब दो छोटे मिलके बड़े बन जाते हैं, और फ्यूजन का मतलब एक बड़े टूट करके दो छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यूरेनियम टूटता है क्रिप्टन और बेरियम में। ठीक है, पढ़े होंगे ना आपने ये रिएक्शंस? नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। क्रिप्टन और बेरियम में ये टूटता है, ठीक है, यूरेनियम। तो ये सब जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये प्रोसेस खुद ही होते रहता है, मतलब सेल्फ होते रहता है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी बाद में मिलना है। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलना है मतलब क्यू वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। क्यू वैल्यू पॉजिटिव मतलब रिएक्शंस खुद ही होता रहेगा, बराबर। चलो लिखते हैं फिर ये सब बातों को। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में लिख लेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब दो छोटे एलिमेंट मिलकर के बड़ा एलिमेंट में कन्वर्ट करता है, ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट अपने आप को बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। बट इसको होने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। नॉर्मल सिचुएशन में ये कहाँ पर हो रहा है, सन के ऊपर हो रहा है। बाकी सिचुएशन में नॉर्मली हो नहीं सकता, होने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर निकलती है इस प्रोसेस में। तो लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन, when two small element combine to form या combine to convert it
in large more stable element, combine to convert in large more stable element, this is called nuclear fusion reaction. नीचे में लिख देंगे 1H1 प्लस 1H3, ये बन गया हीलियम. Normally these reactions happen at sun. Normally the reaction happens at sun. फिर लिखेंगे अगला पॉइंट, टू इनिशिएट द रिएक्शन वी नीड टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. टू इनिशिएट दिस रिएक्शन वी नीड टू सप्लाई some amount of energy, but overall the reaction is exothermic. मतलब इनिशियल स्टेप एंडोथर्मिक है, ओवरऑल एक्सोथर्मिक, ऐसा लिख लेना. इनिशियल स्टेप एंडोथर्मिक, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक. जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे कहते हैं, उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी निकलती उससे ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये. इसके बेसिस पे हाइड्रोजन बम बनने का कॉन्सेप्ट है, और रेडियो एक्टिव टूटने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पे एटम बम का कॉन्सेप्ट है. तो एटम बम से बहुत ज़्यादा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है हाइड्रोजन बम, लेकिन ये तब फटेगा जब पहले एक एटम बम फोड़ दे. ठीक है, मतलब उतनी एनर्जी हम पहले प्रोवाइड करें, तब ये रिएक्शन को हम इनिशिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन, FISION, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन. radioactive element want to break its nucleus. Radioactive element want to break its nucleus to convert it into two small stable nucleus. To convert it into two small stable nucleus. This phenomena is called nuclear fission. Nuclear fission. इसमें यूरेनियम अपने आप को तोड़ता है, बनता है क्रिप्टन और बेरियम. यूरेनियम अपने आप को तोड़ के क्रिप्टन और बेरियम बनाता है. इसके एक एलिमेंट टूटने से, मतलब एक एटम के टूटने से, एक न्यूक्लियस के टूटने से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती थी. ये बात को भी लिखेंगे. अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, approximately 200 mega electron volt energy released, approximately 200 mega electron volt energy released when one radioactive nucleus break. One radioactive nucleus break. ठीक है, लिख लिए आप ये बातें कि ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है इस प्रोसेस में एक न्यूक्लियस के टूटने से. अब इसमें दो प्रकार की चीज़ें क्रिएट हो सकती है. एक होता है जो एटम बम है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है. अगर उसी को कंट्रोल्ड रिएक्शंस में हम यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, मतलब जो जिसके बेसिस पर हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं. तो पहला बात करते हैं अनकंट्रोल्ड. चेन रिएक्शन. आप समझो कि
इसमें एक न्यूक्लियस जब टूटता है, एक एटम टूटता है, तो एक एटम के टूटने से दो छोटे छोटे तो बनते ही हैं, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी निकलती है, प्लस कई बार 2 न्यूट्रॉन और कई बार 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, समटाइम्स 2 न्यूट्रॉन और समटाइम्स 3 न्यूट्रॉन। एवरेज रूप में बोला जाता है 2.5 न्यूट्रॉन, ठीक है। कई बार 2 न्यूट्रॉन निकलते, कई बार 3 न्यूट्रॉन निकलते। अब जो ये टूटता है, उस टूटने में न्यूट्रॉन का रोल होता है, मतलब ये जो एटम टूटता है उसमें न्यूट्रॉन का रोल होता है। तो अगर मान लो कि एक एटम टूटा और उसमें 2 न्यूट्रॉन निकला, तो अगले स्टेप में अगर यहाँ 2 न्यूट्रॉन निकला है तो कितने एटम को तोड़ेगा वो? 2 एटम को तोड़ेगा। और मान लो इसमें 3 निकला तो ये 3 और एटम को तोड़ेगा, और इसमें से 2 निकला तो ये 2 और एटम को तोड़ेगा। तो कई बार 2 निकलता है, कई बार 3 निकलता है, और हर स्टेप में कभी 2 कभी 3, ऐसे ये एकदम बड़बड़ा के फट जाता है, मतलब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। हर स्टेप में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी, इधर भी 200, इधर भी 200, इधर भी 200। तो जितने भी अपन, जैसे कि मान लो कि हमने लिए 1 मोल यूरेनियम 235, 1 मोल यूरेनियम 235 मतलब 235 ग्राम यूरेनियम लिए। तो 235 ग्राम यूरेनियम अगर लिए तो इसमें कितना एटम होगा? 6.023 10 टू द पावर 23 एटम होंगे। तो आप समझो कि हर एक एटम टूटेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा एनर्जी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिर्फ 1 मोल मतलब 235 ग्राम यूरेनियम टूटने में इतना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इतना इंटू 200 मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में भी कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तो 1 मोल में बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ निकलती है, और ऐसे बहुत सारे अगर मतलब 1 आध किलो फ्यूल हो गया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो इसलिए इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो हमारे मतलब अनकंट्रोल्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि हर स्टेप में 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब 2 या 3 न्यूट्रॉन निकले तो आप समझो कि एक एटम से 3 निकलेगा, फिर 3 से 9 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर 27 हो सकते हैं, फिर 81 हो सकते हैं, फटाफट 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 बहुत सारे टूट जाएंगे। और हर स्टेप में 200 निकल रहा है, तो इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है जिसको कि हम उतने कम इंस्टेंट में कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमको पता हो कि 200 निकला, फिर आधे घंटे बाद 200 निकलेगा, तो हम इस 200 को यूज कर लेंगे ना किसी न किसी जगह में, ठीक है। मतलब बाढ़ कैसे आती है? कैसे आती है बाढ़ बताओ? जब ऑल ऑफ सडन पानी इतना ज़्यादा हो जाता है जितना कि पाइपलाइन उसको फ्लो कराने के लिए नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो फिर शहर में पानी भर जाती है, फिर 1-1.5 घंटे 2 घंटे में पानी धीरे धीरे निकल जाती है, ठीक है। तो कोई जब डैम ओपन करते हैं तो डैम के अंदर बहुत सारी पानी जमा होती है, ऑल ऑफ सडन छोड़े तो सामने एकदम पूरा फैला देता, फ्लड क्रिएट कर देता। तो ठीक वैसा ही सिनेरियो इसके साथ है कि इतना ज़्यादा एनर्जी निकलना चालू हो जाता है कि जो कि हमारे लिए अनकंट्रोल्ड हो जाता है। अगर इसे हमको कंट्रोल करना है तो ये चीज़ें अच्छी भी हो सकती है, फिर उस एनर्जी को हम लोग पावर जनरेशन में काम भी कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल रिएक्शन होते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी को जब हम कंट्रोल करते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता है। कंट्रोल कर लिया जाता है तो मतलब पता है कि हर बार एक एटम टूटेगा, हर बार 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी, तो उस एनर्जी को उतनी अमाउंट ऑफ हीट को हम ले जाएंगे, वाटर को बॉयल कराएंगे, वाटर बॉयल कराएंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर के प्रेशर से टरबाइन रोटेट होंगे, टरबाइन के रोटेशन से फिर जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस एक चैनल हमने बना दिए, ठीक है। तो हर बार 2 ही 100 न्यूट्रॉन निकला, मतलब हर बार एक ही एटम टूटना चाहिए, तब हर बार एक ही एटम तब टूटेगा। जैसे यहाँ से बोला मैंने कि 2 न्यूट्रॉन निकला या 3 न्यूट्रॉन निकला, अगर 2 निकला तो उसमें से एक को क्या कर लें? कैप्चर कर ले, और एक छोड़ दें तो वो एक ही एटम टूटेगा। फिर 3 अगर निकला तो 2 कैप्चर कर ले और एक छोड़ दें तो फिर एक ही एटम टूटेगा। तो अगर हर बार एक ही एटम टूटेगा तो हर बार फिक्स हो जाएगा कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 180 या 190 या 205 इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर बार निकलने वाली है, जिसको हम यूज करने का तरीका ढूंढ लेंगे। तो वो हो गया कंट्रोल रिएक्शन। और कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस न्यूट्रॉन को कैप्चर करने पड़ेंगे। न्यूट्रॉन को कैप्चर करने के लिए जो चीज़ें यूज हो जाती है वो होता है कैडमियम रॉड। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कैडमियम का रॉड यूज करते हैं हम लोग। ये क्या करते हैं? इसका काम है कैप्चर करता है एक्सेस न्यूट्रॉन को, एक्सेस न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है। एक को छोड़ के
बाकी जैसे 3 निकलेगा उसका 5 बना देंगे, उसमें से 2 निकला तो बाकी 1 को कैप्चर कर लेंगे, 3 निकलेगा तो बाकी 2 को कैप्चर कर लेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए, कैप्चर करने कौन सा रॉड यूज़ करता है ये सवाल पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है कैडमियम रॉड। अब देखा गया प्रैक्टिकली ये प्रोसेस में एनर्जी मैक्सिमम तब निकलती है जब ये न्यूट्रॉन का अटैक स्लो तरीके से हो। तो स्लो तरीके से हो मतलब यहाँ जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ इतनी ज़्यादा एनर्जी है तो उतनी हीट में न्यूट्रॉन बहुत तेज़ निकलेगा। तो बहुत तेज़ निकलेगा तो उस प्रोसेस में ये रिएक्शंस भी बेस्ट इफिशिएंसी वाला नहीं होता है। तो बेस्ट इफिशिएंसी के लिए न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ता है। स्लो करेंगे तो उससे दोनों फायदे हो जाते हैं, एक तो हमको समय भी मिल जाता है चीज़ों को मतलब कटर करने के लिए, और दूसरा कि उसमें इफिशिएंसी भी रिएक्शंस की बढ़ जाती है। तो स्लो करने के लिए जो न्यूट्रॉन को स्लो करते हैं उसके लिए हैवी वाटर यूज करते हैं। स्लो कौन करता है? हैवी वाटर। ये हम लोग यूज करते हैं जो न्यूट्रॉन को क्या कर देता है? स्लो करता है। तो हम लोग, आपको पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या यूज होती है, तो कैडमियम की रॉड या फिर हैवी वाटर। हैवी वाटर का काम क्या है? न्यूट्रॉन जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उसे क्या कर देना? स्लो कर देना। और कैडमियम का काम क्या है? एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेना। ठीक है, इससे अब रिएक्शंस कंट्रोल्ड हो गया। अब जब रिएक्शंस कंट्रोल्ड हो गया तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको हर स्टेप में मिलने वाली है, जिसका हम लोग पावर जनरेशन में यूज कर सकते हैं। तो यही काम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कहा जाता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये सब प्रोसेस तो होते रहता है। यहाँ पर 3 और पार्टिकल निकलती है इस प्रोसेस में। एक पार्टिकल का नाम है अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। इस प्रोसेस में अल्फा निकलती है, कभी बीटा निकलती है, कभी गामा निकलता है, कभी तीनों निकलते हैं। अब ये अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज में हमको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मतलब अगर इसकी लीकेज हो गई तो आसपास पूरे एरिया में एकदम फैल जाएगा बीमारी और इंसान धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मतलब इंसान नहीं, जनरेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब वापस चीज़ों को ठीक होने में 200-300 साल लग सकते हैं। तो आप ये समझो कि जहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है उसको हाईली मतलब ऐसा सिक्योर बनाया जाता है कि वहाँ से किसी भी सिचुएशंस में रेडिएशन बाहर लीक ना हो। लेकिन कभी लीक हुआ तो बहुत बड़ा बड़ा डिजास्टर क्रिएट, पास्ट में भी कभी कभी हुआ है। फ्रांस में इससे पहले लीकेज हुआ है, जापान में लीकेज हुआ है, जर्मनी में लीकेज हुआ, जब अभी जहाँ यूक्रेन चल रहा है उस जगह में भी 1990 से पहले जो है लीकेज हुआ था और बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। तो मतलब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, मतलब अभी भी वहाँ पर कुछ नहीं है उस एरिया में, जिस एरिया में ये सब चीज़ें हुई थी। तो इसलिए ये मतलब ऐसा समझो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन तभी तक है जब तक ये कंट्रोल में। महाराष्ट्र में भी है न्यूक्लियर रिएक्टर, पता है ना आपको, कोल्हापुर के आसपास कहीं तो भी है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, चालू होने का है अभी। तो वो चालू बस मतलब इसीलिए जो है थोड़ा सोच समझ करके उसको मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं लेके जा रहे हैं कि मतलब पूरा एकदम टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए कि अनकंट्रोल्ड भी होता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लीकेज को कंट्रोल किया जा सकता है, तब जा करके जो है मतलब हम उसे यूज फुल फ्लेज में कर पाएंगे। इसमें हमारा पॉल्यूशंस वगैरह तो कम होता है, लेकिन हमारे दूसरे रिस्क ज़्यादा है। इसके बेसिस ये जब हुआ था जापान में, कब हुआ था लीकेज? जब भूकंप आ गया था, अर्थक्वेक आया और लीकेज हो गया, फिर बहुत भारी पैमाने में तबाही हुई थी उसके आसपास के एरिया में। और उस मतलब ये शायद मेरे ख्याल से 2006 या 7 में हुआ था। तब डर था कि उस वक्त जो एयर का जो फ्लो था वो इंडिया की तरफ था, तो ऐसा था कि यहाँ पर भी उसकी रेडिएशंस आ सकती है, पर नहीं आई। बाद में वो एयर का जो डायरेक्शन से बदल गया। तो आसपास के जो आसियान कंट्रीज़ वगैरह है उसमें भी इसका इम्पैक्ट हुआ था। चलो लिखते हैं फिर इसको, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या लिखोगे? जो बोर्ड पे है वो लिख लो। पूरी बात तो मैं आपको बता ही दिया। जो पूछा जाएगा थियोरेटिकली पूछते हैं, न्यूमेरिकल पूछने का तो करेंगे रिएक्टर वाले इक्वेशंस। जो अल्फा बीटा गामा है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। अगर हम अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में तो थोड़ा कुछ पता ही है। यह है डबली चार्ज हीलियम आयन जैसा, हीलियम प्लस प्लस, बराबर। 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो मोशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डेविएटेड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह अगर रहेगा तो भी ये डेविएट हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डेविएट हो सकती है। मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग सकता है तो इसमें डेविएशन आ सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के द्वारा इसका मोशन डिफ्लेक्ट हो सकता है। इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 1/100 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट।
1/100 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 10⁻6 के टर्म में 10⁻6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में इसका स्पीड होता है। ठीक है, अब स्पीड इसका बीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बीटा 1/10 होता है, मतलब बीटा की स्पीड ज़्यादा होती है और गामा तो लाइट ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो गामा का तो सबसे ज़्यादा होता है। तो स्पीड ज़्यादा होगा तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा। मतलब आप सोचो कि एक बुलेट आया यहाँ से और धीरे से आया तो रुक जाएगा, और अगर बहुत फास्ट आया तो जो सामने आएंगे उसे चीर के आगे निकल जाएगा, बराबर। तो स्पीड पे डिपेंड करेगा पेनिट्रेट कितना करेगा। तो जो पेनिट्रेशन पावर है अल्फा, बीटा और गामा तीनों में सबसे कम किसका होगा? अल्फा का। तो इसका जो स्पीड है सबसे कम है, इसलिए लोवेस्ट पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेट करने की क्षमता इसकी कम है, इसलिए सबसे कम खतरनाक है। मतलब बीटा और गामा के रिस्पेक्ट में अल्फा कम डेंजरस है, मतलब ऐसा नहीं कि डेंजरस नहीं है, ठीक है, लिस्ट खतरनाक, कम खतरनाक, लिस्ट में कम लिख देता हूँ, कम खतरनाक। ठीक है, ये वो अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज। अगर बीटा की बात करेंगे हम लोग तो बीटा में दो प्रकार की चीजें होती है, पॉजिटिव बीटा और नेगेटिव बीटा। मतलब यहां पर नॉर्मली बीटा ये सब प्रॉपर्टीज तो सेम रखेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी चार्ज हो सकते हैं। चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए इसका मोशन जो है वो कैसा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डेविएटेड होगा, डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड इसकी 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, इसीलिए इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो गामा से कम और अल्फा से ज्यादा। खतरनाक ही लिख देता हूँ, खतरनाक होता है अल्फा से कम और गामा से, सॉरी, अल्फा से ज्यादा, गामा से कम और अल्फा से ज्यादा। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर भी ऐसा ही होगा। अब इसमें दो प्रकार के प्रॉपर्टीज होती हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव बीटा और एक को कहते हैं नेगेटिव बीटा। नेगेटिव बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन है समझो, और पॉजिटिव बीटा मतलब पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। पॉजिट्रॉन का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज प्रोटॉन के जैसा और मास इलेक्ट्रॉन के जैसा, उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। और जिसमें चार्ज और मास दोनों इलेक्ट्रॉन के जैसा तो उसे कहते हैं नेगेटिव बीटा। अगर सिर्फ सवाल में बीटा बोला जाए तो नेगेटिव बीटा ही समझने का, बाय डिफॉल्ट ये समझते हैं, नेगेटिव बीटा समझते हैं। मतलब पॉजिटिव बीटा सिर्फ तभी कंसीडर करेंगे जब पॉजिटिव बीटा बोला जाएगा, नेगेटिव बीटा बाकी समय में नॉर्मल बीटा का मतलब होता है नेगेटिव बीटा। अब ये अल्फा और या बीटा के निकलने से मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा? किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मान लो एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो एक अल्फा पार्टिकल निकलने से मास नंबर में 4 से फर्क पड़ता है, 4 कम हो जाते हैं और एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाते हैं, क्योंकि चूंकि हीलियम निकल रहा है आप समझो, तो मास नंबर में कितने कम हो जाएंगे? 4 कम हो जाएंगे और एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएंगे। ठीक है, बीटा के निकलने से बीटा जो है या तो इलेक्ट्रॉन है या तो पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का कोई रोल मास नंबर में होता नहीं, तो इसलिए बीटा के निकलने से मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे अगर मैं बीटा निकालूं मतलब नेगेटिव बीटा, तो इसके मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ता है एटॉमिक नंबर में फर्क पड़ता है। पॉजिटिव बीटा भी निकालेंगे तो वही, पॉजिटिव बीटा भी निकालेंगे तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो एटॉमिक नंबर में फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, नेगेटिव बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है और पॉजिटिव बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाते हैं।
पॉजिटिव बीटा मतलब पॉजिट्रॉन, चार्ज उसने प्रोटॉन का लिया, मास उसके इलेक्ट्रॉन का है, इसका मतलब वहां से एक प्रोटॉन कम हो रहा है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और नेगेटिव बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है टूट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो चार्ज जो है माइनस होने वाला है, तो एलिमेंट को न्यूट्रल रहने के लिए एक प्रोटॉन भी आ जाएगा न्यूट्रॉन को बदल करके, ठीक है। तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, और प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएंगे, इसलिए इसमें Z+1 और इसमें Z-1। इसमें सवाल आते हैं, बोला जाएगा कि एक एलिमेंट से पहले ऐसा था, बाद में ऐसा है कि कितने अल्फा और कितने बीटा निकले, कितने गामा निकले, बताओ। तो गामा का नंबर तो नहीं पता चलता, क्योंकि गामा से किसी बात को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीटा और अल्फा का नंबर पता चल जाता। ये जो गामा है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी जो स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा खतरनाक होंगे, मोस्ट खतरनाक। इससे स्किन कैंसर वगैरह होते हैं, मतलब बहुत सारे डिजीज होते हैं, स्किन कैंसर जो है इससे बहुत फेमस चीज़ है। जो अगर मतलब यहाँ रेडिएशन फैल जाएगा तो भगवान न करे कि वो मतलब हो जाएगा फिर जो होना रहेगा। तो गामा पार्टिकल बहुत खतरनाक है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं। अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर अब इसके ऊपर मैं सवाल करता हूँ, जैसे कि मान लो यूरेनियम 238 है, एटॉमिक नंबर 92, मतलब यहाँ से एक एलिमेंट बन गया कोई X जिसकी मास नंबर 208 हो गई और एटॉमिक नंबर 86 है। मान लो 88 है, 80 कर देता हूँ, ठीक है ऐसा। तो इसमें कितने अल्फा और कितने बीटा निकले ऐसा पूछा जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा बताओ, नंबर ऑफ बीटा बताओ। तो देखो मास नंबर में तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा से फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब जो मास नंबर में डिफरेंस है अल्फा से आया, और एक अल्फा से कितना मास नंबर में फर्क पड़ता है, 4 का। तो अल्फा का नंबर निकालने के लिए तो सीधा फॉर्मूला हो गया, डिफरेंस ऑफ मास नंबर डिवाइड बाय 4। मास नंबर में आप 4 से डिवाइड कर दो मास नंबर के डिफरेंस में, तो मास नंबर का डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ गड़बड़ कर देता, 206 लेता हूँ तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो 32 हो गए, तो 32/4 8 अल्फा निकल गया। अब 8 अल्फा निकल गया तो अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में भी फर्क पड़ता है, कितने का फर्क पड़ता है, 2 से कम हो जाते हैं, तो 16 कम हो जाएंगे वहाँ पर। तो जो है सिर्फ अगर अल्फा निकलता तो ये एलिमेंट का मास नंबर जो होता है वो कैसा होता है, 206 होता, और एटॉमिक नंबर 16 कम हो जाते हैं, मतलब 76 हो जाते हैं। बट 76 नहीं है, क्या है एटॉमिक नंबर 80 है। इसका मतलब 4 बढ़े, 4 कौन बढ़ाया, कौन बढ़ाएगा बताओ, बीटा बढ़ाएगा। कौन सा बीटा निकलेगा, नेगेटिव वाला बीटा निकलेगा, ठीक है। 4 बढ़ाएगा तो एक बीटा निकलने से एक बढ़ता है, तो 4 बीटा निकलने से 4 बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ कितने बीटा होंगे, 4। तो ऐसे लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, नंबर ऑफ बीटा और नंबर ऑफ अल्फा। समझ पाए बातें, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अल्फा का नंबर का फॉर्मूला सीधा सीधा आप ऐसे निकाल सकते हो, एटॉमिक मास के डिफरेंस डिवाइड बाय 4। बीटा के नंबर का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो आप देखो ध्यान से, मैं ये कह देता हूँ, नंबर ऑफ अल्फा इक्वल टू एटॉमिक मास का डिफरेंस बाय 4, नंबर ऑफ बीटा, बीटा मतलब नेगेटिव बीटा। तो कैसे निकलेगा, यहाँ कैसे निकाले बताओ, तो 4 कैसे निकाले। तो देखो एटॉमिक नंबर का जो पहले का डिफरेंस था डेल्टा Z, वो कितना है 12 का, ठीक है। और अल्फा कितना निकला 8, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए 16 में से 12 माइनस कर लिया, तो फॉर्मूला जैसा आ गया 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ अल्फा माइनस डेल्टा Z, बराबर। ये हो गया नंबर ऑफ नेगेटिव बीटा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ नेगेटिव बीटा। और नंबर ऑफ पॉजिटिव बीटा का भी फॉर्मूला यही होता है, बस ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये प्लस की जगह माइनस, मतलब यही नंबर आएंगे। अगर मान लो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये सवाल में रहता 206 और 73, तो इसका मतलब क्या था बताओ, 206 मतलब कितना निकला अल्फा 8 निकला, तो 16 का फर्क आना चाहिए, तो एलिमेंट कैसा बनना चाहिए 76 वाला, लेकिन 76 वाला नहीं हुआ, कितना है
73 है, इसका मतलब क्या निकलेगा, 3 और बीटा निकलेगा। ठीक है, तो 3 और बीटा मतलब इससे कम है, तो बीटा कौन सा निकलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि कैसा बीटा निकलेगा, तो पॉजिटिव बीटा निकलेगा। पॉजिटिव बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर में क्या कितना का फर्क आता है, 1 का फर्क आता है। तो यहाँ पर अल्फा के निकलने से जितना फर्क होना चाहिए उससे भी कम हो गया एटॉमिक नंबर, तो 3 और इस वाले केस में आंसर हो जाता है अल्फा का नंबर 8 और पॉजिटिव बीटा का नंबर 3। बराबर, ठीक है, लिख लो आप फिर पूरी बात है। अल्फा की प्रॉपर्टीज, बीटा की प्रॉपर्टीज और गामा की प्रॉपर्टीज।